हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो कई लोगों का डाउट भी है। उसके अलावा हम अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन खास करके उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो जी मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। एडवांस में तो वो क्वेश्चन नहीं आएगा जो आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेंस लेवल के लिए वो कॉन्सेप्ट समझना सबके लिए ज़रूरी है। तो जो एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि बिना मेंस दिए एडवांस तो दे नहीं सकते। तो हम अभी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और कुछ लोगों का जो डाउट था वो भी क्लियर करेंगे और यहाँ से तुमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल का प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल नंबर 32। वहाँ से क्या प्रॉब्लम हुआ होगा ये भी हम समझ रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में है, एक मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड ए सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स। सपोज एक मार्केट रिसर्च ग्रुप है, वो 1000 कंज्यूमर्स का सर्वे करती है और वो मार्केट रिसर्च ग्रुप दो प्रोडक्ट का सर्वे करती है, प्रोडक्ट ए के लिए और प्रोडक्ट बी के लिए। इट मीन्स ये समझ लो कि एक पर्सन है, वो 1000 लोगों से पूछने जाता है कि वो प्रोडक्ट ए पसंद करते हैं या प्रोडक्ट बी पसंद करते हैं। तो डिफरेंट है, वो उन 1000 कंज्यूमर्स में कुछ ऐसे भी रहे होंगे जो प्रोडक्ट ए लाइक करते होंगे, कुछ ऐसे रहे होंगे जो प्रोडक्ट बी लाइक करते होंगे, कुछ ऐसे रहे होंगे जो दोनों लाइक करते होंगे और कुछ ऐसे भी रहे होंगे जो दोनों में से कोई लाइक नहीं करते। तो यहाँ पे जो 1000 दिया गया है, ये 1000 एग्जैक्टली यूनिवर्सल है। मतलब हम 1000 का सर्वे कर रहे हैं, तो सर्वे के बाद अगर हम रिपोर्ट पेश करेंगे तो 1000 से तो ज़्यादा वो होना ही नहीं चाहिए। तो जो भी मेरा स्टडी होगा वो स्टडी, इट मीन्स जो भी मेरा सर्वे होगा वो 1000 के अंडर होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1000 इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द यूनिवर्सल सेट। तो जस्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द यूनिवर्सल सेट इज 1000। अब सर्वे करने के बाद ये पता चला कि उन 1000 कंज्यूमर्स में से 720 कंज्यूमर्स हैं जिनको प्रोडक्ट ए पसंद है। इट मीन्स number of element in A is 720. Number of element in A मतलब A is a set of all those consumers who like product A and B with a set of all those consumers who like product B. Now the number of element in B जो product B पसंद करते हैं ऐसे 450 है। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द लिस्ट नंबर। अगर ये लिस्ट नहीं होता तो थोड़ा बहुत सिंपल हो भी जाता, लेकिन अगर ये लिस्ट नहीं होता तो इसको सॉल्व करना भी मुश्किल था। तो पहले देखते हैं कि आखिर ये लिस्ट क्या डिफाइन करता है। व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट। मतलब कम से कम ऐसे कितने कंज्यूमर्स हैं जो दोनों प्रोडक्ट लाइक करते होंगे। इट मींस वी हैव टू फाइंड, मेन इंपॉर्टेंट जो हमको फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड A इंटरसेक्शन B लिस्ट। मतलब A इंटरसेक्शन B का लिस्ट वैल्यू कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए जस्ट हम एक फार्मूला लिखते हैं जो ऑलरेडी हम लोग वेन डायग्राम से फाइंड कर चुके हैं पहले भी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। अब यहां पे ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी दिया ही नहीं गया है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट 1000 है और प्रॉब्लम क्या हो रहा होगा सब लोगों से कि 1000 तुम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी के बारे में सोच रहे होगे अगर ये खुद से अटेम्प्ट ले रहे होगे, लेकिन यहां पे 1000 एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी नहीं है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट है। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 1000 में ये नेसेसरी नहीं है कि सारे लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी पसंद करते ही होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको दोनों में से कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में हम 1000 को नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट कंसीडर करेंगे। तो अब यहां से फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी में लिस्ट, इट मींस ए इंटरसेक्शन बी का लिस्ट वैल्यू। तो इसको हम लेफ्ट साइड में ले जाएं और राइट साइड में ले जाएं। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए intersection B is equal to number of element in A plus number of element in B minus number of element in A union B। तो अब ये सोचो ये पॉजिटिव टर्म है।
अगर ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू मिनिमम चाहिए तो ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम तभी होगा जब राइट साइड का निगेटिव टर्म मैक्सिमम हो. इट मींस ए इंटरसेक्शन बी इज मिनिमम व्हेन ए यूनियन बी इज मैक्सिमम. तो अब मेन कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि ए यूनियन बी का तो नंबर गिवन नहीं था, यहां नंबर गिवन है यूनिवर्सल सेट का. तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? कंसंट्रेट करें. जब हम लोग यूनिवर्सल सेट कंसीडर करते हैं तो यूनिवर्सल सेट एग्जैक्टली हमारे कंसिडरेशन में आने वाले सारे सेट्स का एक सुपर सेट होता है. तो यहां पे हमारे कंसिडरेशन में केवल दो सेट हैं, ए एंड बी. तो अगर ए और बी का अगर हम यूनिवर्सल लिखें तो ए और बी मिलकर के मैक्सिमम यूनिवर्सल हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्सल से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है. तो ए यूनियन बी मैक्सिमम यूनिवर्सल हो सकता है. तो यहां से हम समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट. क्योंकि ए और बी को मिलाकर के मैक्सिमम यू हो सकता है, क्योंकि ए यूनियन बी यू से बड़ा हो गया तो ये यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट ही गलत होगा, बिकॉज यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स विच आर अंडर आवर कंसिडरेशन. यहां पे हमारे कंसिडरेशन में दो सेट्स हैं, ए एंड बी. तो उन दोनों का यूनियन हमेशा यूनिवर्सल सेट के या तो इक्वल रहेगा या तो उससे छोटा रहेगा. तो अगर ए यूनियन बी मैक्सिमम की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट मतलब या तो उसके इक्वल रहेगा या तो उससे छोटा रहेगा. तो यहां से हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, इट मींस मैक्सिमम वैल्यू इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल दैट इज इक्वल टू 1000. हम यहां पे डायरेक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी 1000 यूज नहीं कर लेंगे, हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू यूज करेंगे. तो अब यहां से अगर ये सारे वैल्यू गिवन है एन बी एन ए एन बी ए यूनियन बी मैक्स, तो पुट करो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दैट इज 720 प्लस 450 माइनस 1000. इट मींस 1170 माइनस 1000 170. तो यही 170 ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम वैल्यू है. प्रॉब्लम है, एक बार फिर से देखो तुमको क्लियर हो जाएगा. तो अब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का ही एक और प्रॉब्लम देखेंगे, वो है 34 नंबर प्रॉब्लम. ये चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, खास करके इस कॉन्सेप्ट को. तो देखते हैं इसके बाद हम लोग 34 नंबर एग्जाम्पल का प्रॉब्लम. एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल नंबर 34. अगर सबके पास एनसीईआरटी है तो सब लोग बुक निकाल लो, और बुक निकालने के बाद क्योंकि हम क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, क्वेश्चन को ओरली एक्सप्लेन करेंगे और उसका फिर आंसर एक्सप्लेन करेंगे सॉल्यूशन की वो कैसे आएगा. क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है, एक कॉलेज में कुछ स्टूडेंट को मेडल अवार्ड किया जाता है स्पोर्ट्स के लिए. अब ऐसे टोटल 38 मेडल्स एग्जैक्टली अवार्ड किए जाते हैं फुटबॉल क्रिकेट, ये सब में फुटबॉल है, क्रिकेट है और फिर उसके बाद बास्केटबॉल है ना. तो अब इनमें से एग्जैक्टली 38 मेडल फुटबॉल में दिए जाते हैं, कंडीशन गिवन है 15 बास्केटबॉल में दिए जाते हैं. तो हम ये लिख ले रहे हैं, इट मींस फुटबॉल में 38 मेडल दिए जाते हैं, फिर 15 बास्केटबॉल में दिए जाते हैं और 20 क्रिकेट में दिए जाते हैं. मतलब एक समझ लो एक स्कूल है, एक कॉलेज है, जहां पे गेम्स के लिए कुछ स्टूडेंट्स लोगों को मेडल दिया जाता है. तो फुटबॉल गेम में 38 को मेडल दिया जाता है, बास्केटबॉल में 15 को मेडल दिया जाता है और क्रिकेट में 20 लोगों को मेडल दिया जाता है. उसके अलावा जो टोटल इस तरह से जो टोटल मेडल दिए गए वो 58 मैन को दिए गए. तो 58 मैन है, तो ये मत समझना कि इन तीनों को जोड़ करके 58 आएगा. तो एग्जैक्टली जो 58 क्या हुआ, दैट इज एफ यूनियन बी यूनियन सी, दैट इज 58. ये क्यों समझ रहे होगे, क्योंकि अगर टोटल 58 दे दिए गए तो या तो फुटबॉल या तो बास्केटबॉल या तो क्रिकेट, इन सबको मिला करके हुआ होगा 58. तो ये दिया गया.
58 मैन है, 58 ये मत समझना कि ये मेडल है, 58 मैन को दिया गया इसके बारे में। अब इसमें क्या पूछा गया है, एंड ओनली 3 मैन गॉट मेडल इन 3, एक और कंडीशन गिवन है, ओनली 3 मैन गॉट मेडल इन ऑल द 3 सब्जेक्ट, सॉरी ऑल द 3 स्पोर्ट्स, F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, दैट इज 3, मतलब 3 स्टूडेंट को 3 स्पोर्ट्स में मेडल दिया गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो एग्जैक्टली 2 गेम में मेडल्स जीतते हैं। इट मींस एग्जैक्टली 2 गेम में मेडल जीतने वाले कितने हैं ये पूछा जा रहा है, तो वेन डायग्राम से उसको क्लियर करना है। सपोज ये फुटबॉल के लिए है, ये बास्केटबॉल के लिए है और ये क्रिकेट के लिए है। तो अब इस केस में इसको हम नाम रख देते हैं, दिस इज A, B, C और D। तो ऐसे कितने लोग हैं जो केवल 2 गेम में मेडल जीतते हैं? तो जो रीजन केवल 2 सेट्स के लिए आया है, A आया है जो केवल 2 F और C में प्रेजेंट है, B आया है F और B में प्रेजेंट है और B और C में प्रेजेंट है C। इट मींस वी हैव टू फाइंड A प्लस B प्लस C। A प्लस B प्लस C का वैल्यू चाहिए, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन में जस्ट ये समझ रहे हो, फुटबॉल के लिए 38 है, बास्केटबॉल 15, क्रिकेट के लिए 20, उन सबका यूनियन 58, इन सबका यूनियन 3 और A प्लस B प्लस C का वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फार्मूला ऑलरेडी इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन F यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन F प्लस, हम ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं कि अगर ये पूरा रीजन मतलब A B C D इन सबका वैल्यू मिल जाए तो हम A B C का वैल्यू, क्योंकि D तो हमको पता ही है, D इज इक्वल टू यहाँ पे 3 है, तो हम वो फाइंड करते हैं। तो मेरा मेन एम है कि A B C का ये सब वैल्यू पता करना। तो देखते हैं, n ऑफ F प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस n ऑफ F इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ F इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब सबका वैल्यू पुट कर लें, तो 58 प्लस 58 इज इक्वल टू 38 प्लस 15 प्लस 20 माइनस नंबर ऑफ, इन तीनों टर्म में माइनस को कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेने के बाद F इंटरसेक्शन B, तो F इंटरसेक्शन B इज B प्लस D, तो दैट इज B प्लस D। फिर उसके बाद अगर हम B इंटरसेक्शन C की बात करें, माइनस हम कॉमन ले चुके हैं, तो B इंटरसेक्शन C दैट इज C प्लस D, C प्लस D, एंड देन F इंटरसेक्शन C दैट इज A प्लस D, A प्लस D, और फिर प्लस दिस वन, तो दैट इज 3, इट मींस। अब इसको सॉल्व करके अगर हम इसमें देखें तो क्या आया है, A 2 टाइम्स आया है, B प्लस D, इट मींस दिस इज B प्लस D, दिस इज C प्लस D एंड दिस इज A प्लस D। तो A प्लस B प्लस C प्लस जो D है जो 3 टाइम्स आया है, तो ये दिख रहा होगा 58 इज इक्वल टू, या फिर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं A प्लस B प्लस C प्लस 3D इज इक्वल टू 10, 38, 15 एंड 20, दिस इज 3, 7, इट मीन्स 76 माइनस 58। तो अब यहां से D का वैल्यू 3 है, तो A प्लस B प्लस C प्लस 9 इज इक्वल टू 18, सो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 9। इसका मतलब है कि ऐसे 9 स्टूडेंट हैं जिनको एग्जैक्टली 2 गेम में मेडल दिया गया है। तो ये समझ सकते हो क्या लॉजिक यूज किया गया, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फार्मूला ये तो है, तो कई बार ये प्रॉब्लम होता है, कैसे पता चलेगा कि ये फार्मूला हम अप्लाई करें, क्योंकि अगर यही रीजन की बात करें तो ये रीजन एफ बी बी सी एफ सी के इंटरसेक्शन में आता है, तो उन सबके इंटरसेक्शन का वैल्यू पता चल जाए तो हम आसानी से a प्लस बी प्लस सी पता कर सकते हैं, क्योंकि d ही मस्ट माइनस करना होगा और d हमको पहले से पता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के होंगे, चॉइसेस गिवन रहेंगे जो कि जी मेंस का पैटर्न है और अब तो सीबीएसई बोर्ड में भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो
और जो अभी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो हो सकता है तुमको सिंपल लगे, हो सकता है सिंपल ना लगे, तो जस्ट वो क्वेश्चन बनाते हुए तुमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चंस। तो अभी हम कुछ एमसीक्यू प्रॉब्लम लिखे हैं, हम ये बोलेंगे तुम लोग खुद से एक बार इसको ट्राई करो, और ट्राई करने के बाद जस्ट उसके बाद ही आगे का सॉल्यूशन अगर लगे कि ज़रूरी है तब देखो, ठीक है। तो ये सब लोग क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम इसका बताने जा रहे हैं सॉल्यूशन क्या होगा। नाउ विच सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल गिवन सेट। अब ये बताना है कि इस गिवन सेट में कौन किसका, मतलब गिवन सेट में कौन सबका सबसेट है। तो ये किसी का सबसेट नहीं हो सकता है, ये किसी का सबसेट नहीं है, ये इसका सबसेट है, इसका नहीं है, ये इसका सबसेट नहीं है, लेकिन ये देखो ये इम्पिटी है, और इम्पिटी के बारे में सब लोग सुने होंगे, विच इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, वो सबका सबसेट होता है। इसका मतलब डेफिनेट है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट से डी ऑप्शन होगा। सेकंड क्या है, द ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन ए क्लास। सबसे पहले अगर तुमसे एक स्टेटमेंट बोले, तुम अपने क्लास में सपोज पढ़ते हो और तुमसे बोले कि जस्ट थिंक अबाउट द ग्रुप ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, तो तुम्हारे माइंड में जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो डेफिनेट है कोई ना कोई आ जाएगा, कुछ नंबर ऑफ ग्रुप आएगा। लेकिन क्या वही इंटेलिजेंट स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के भी माइंड में आएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंट का कोई एक डिफिनेशन नहीं हो सकता कि ये इंटेलिजेंट है। मतलब इंटेलिजेंट हम ये नहीं बोल सकते कि वो क्लास में टॉप आता है तो इंटेलिजेंट है, हो सकता है वो अगले एग्जाम में ना। तो डेफिनेट है इंटेलिजेंट का कोई एक प्रॉपर डिफिनेशन नहीं है। तो जब उसका कोई प्रॉपर डिफिनेशन नहीं है, हम उसको वेल डिफाइन नहीं कर सकते, तो डेफिनेट है इंटेलिजेंट स्टूडेंट का ग्रुप कभी भी सेट ही नहीं हो सकता। तो अब एग्जैक्टली ऑप्शन में क्या है, नल सेट। तो नल सेट तो होगा नहीं, हो सकता है कोई इंटेलिजेंट नहीं हो, लेकिन हम ऐसे ऑप्शन को हाइपोथेटिकल बेसिस पे आंसर नहीं करेंगे। तो फाइनाइट सेट, फाइनाइट मतलब कुछ स्टूडेंट होंगे, तो ये तो डेफिनेट नहीं है। हो सकता है किसी के लिए कोई इंटेलिजेंट ना हो, उसका हायर मतलब उसका थिंकिंग एबिलिटी ऐसा हो कि वो उसका इंटेलिजेंट का जो उसके लिए माइंड में डिफिनेशन है वो बहुत हाई लेवल का हो, तो उसके लिए कोई इंटेलिजेंट ना हो। तो ये डेफिनेट है पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाली बात है। इसका मतलब इंटेलिजेंट का कोई डिफिनेशन नहीं है, तो इसके लिए जस्ट ये भी खत्म। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो इंटेलिजेंट वेल डिफाइंड कैसे हुआ जब उसका डिफिनेशन ही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये सिंपल समझ रहे होगे, ये इसका करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं थर्ड वन, फॉर ऑल सेट्स ए एंड बी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, मतलब ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इन सब में किसके इक्वल है। तो इस तरह का अगर कोई भी प्रॉब्लम मिले, सबसे पहले जो भी सेट दिया गया है उसका इक्विवेलेंट इट मींस वेन डायग्राम से पता करने की कोशिश करो कि आखिर ये किस रीजन को डिनोट करता है। तो दो ही सेट है सिंपल, तो हम टू सेट्स का सिंपल वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ए एंड बी। अगर हम बात करें सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी जो ब्रैकेट में है, तो ए इंटरसेक्शन बी ये रीजन है। अब अगर हम लिखें ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ऐसा रीजन जो ए का है लेकिन ए इंटरसेक्शन बी का नहीं है। तो ऐसा रीजन जो ए का है ए इंटरसेक्शन बी का नहीं है, वो होगा ये वाला रीजन, इट मींस ए माइनस बी। ए का है लेकिन ए इंटरसेक्शन बी का नहीं है, तो ए माइनस बी। और ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, हम पहले के लेक्चर में ये बता भी चुके हैं प्रॉपर्टीज यूज करके। तो ए माइनस बी इज ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये होगा। तो नेक्स्ट कुछ और भी प्रॉब्लम का सेट देखते हैं। ये सब लोग अगर प्रॉब्लम हुआ होगा जस्ट इसको समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम, देखते हैं नेक्स्ट टू प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को अगेन सबसे पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, कुछ देर ट्राई करो और उसके बाद सॉल्यूशन देखो। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं। a is equal to x such that x is a natural number, ये सारे के सारे सेट बिल्डर में दिए गए हैं और ये बताना है कि इस गिवन कलेक्शन ऑफ सेट इट मींस यूनियन इंटरसेक्शन के इक्विवेलेंट इन चारों में कौन सा हो सकता है। तो सिंप्लिसिटी के लिए जस्ट इसका रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं। तो नेचुरल नंबर समझ रहे हो 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी।
x is an even natural number, तो even natural number it means 2 4 6 8 up to infinity, and x is a prime number, तो prime number it means 2 3 5 7 up to infinity। अब ये तो आ गया a b c। अब a यूनियन b, तो अगर a यूनियन b इन दोनों को मिलाएं तो a यूनियन b डिफरेंट है a के इक्वल रहेगा। इट मीन्स यहां से हम लिख सकते हैं a यूनियन b इज इक्वल टू a। तो a यूनियन b a आ गया, और a इंटरसेक्शन c, तो a इंटरसेक्शन c, इन दोनों में अगर हम इंटरसेक्शन करें तो डिफरेंट है, जितना भी प्राइम रहेगा वो नेचुरल तो होता ही है, तो a इंटरसेक्शन c हमेशा c के इक्वल होगा। इट मींस डी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो ये डी समझ सकते हो। अब आते हैं सेकंड वन पे। तो सेकंड का सॉल्यूशन समझने के लिए वेन डायग्राम पे आते हैं, और ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम कैसे इसको किसके इक्विवेलेंट लाएंगे याद नहीं रखते कभी भी, ठीक है। याद रहे तो अच्छी बात है, ज्यादा प्रैक्टिस याद हो भी जाता है कई बार, लेकिन अगर पहली बार है पता नहीं चल रहा है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इन चारों में वो किसके इक्विवेलेंट होगा। ये लॉजिक कभी नहीं अप्लाई करोगे कि a माइनस बी यूनियन a माइनस सी, जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर दो। ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता, ये डिस्ट्रीब्यूटिव में होगा ही नहीं। ये कैसे होगा, इसमें एक लॉ आएगा, वो डी मॉर्गन्स लॉ है, लेकिन जस्ट सपोज डी मॉर्गन्स लॉ के बहुत सारे केसेस हैं, तो वो अगर सारे केसेस याद ना हो तो हम इसको इन चारों में से कैसे चूज करेंगे, देखते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। सपोज ए बी सी 3 सेट्स है, तो हम वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जो जनरल वेन डायग्राम होता है ए बी सी के लिए, ए बी एंड सी। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट केस में कि a माइनस बी यूनियन सी कौन सा रीजन है। तो b यूनियन c अगर हम बात करें तो b यूनियन c ये कंप्लीट रीजन होता है, b और c का कंप्लीट रीजन b यूनियन c होता है। अब a माइनस बी यूनियन c का मतलब है कि a का पार्ट हो लेकिन b यूनियन c का पार्ट ना हो। तो ऐसा रीजन जो a का पार्ट हो लेकिन b यूनियन c का पार्ट नहीं हो, तो ये जो रीजन दिख रहा है ये रीजन कंप्लीट रीजन, ये रीजन की हम बात कर रहे हैं। तो ये रीजन जो है ये है a माइनस बी यूनियन सी। तो अब ये देखना है कि a माइनस बी यूनियन सी, इट मींस ये रीजन इन चारों में किसके इक्विवेलेंट है। तो वेन डायग्राम से ही देखेंगे, तो ये जस्ट माइंड में रखना, हम अनदर वेन डायग्राम से देखते हैं। ये हो गया इस सेट का वेन डायग्राम। अब इन चारों में किसका वेन डायग्राम इसके इक्विवेलेंट है वो चेक कर लेते हैं। सबको चेक करना जरूरी नहीं होता है, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो कई बार तुम ऑब्जर्व करके भी लिख दे सकते हो, लेकिन जस्ट ये बिगिनर्स के लिए है जो पहली बार ट्राई कर रहे हो, तो कॉन्सेप्ट पता रहे कि क्या होता है। a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। तो पहले a माइनस बी के बारे में बात करें तो a माइनस बी तो यही आ गया, तो a माइनस बी यूनियन करेंगे तो उसमें और एक्स्ट्रा ही होगा, तो डिफरेंट है और उसमें और एक्स्ट्रा ही होगा। तो ये वाला पार्ट तो इसमें दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट तो इसमें है ही नहीं, तो डिफरेंट है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। समझ रहे होगे, ये वाला पार्ट इसका सेक्शन में आ जाएगा a माइनस बी में, लेकिन इसमें क्या है वेन डायग्राम ये हमको चाहिए, ये वाला उसका पार्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये वाला पार्ट इसमें इंक्लूडेड है। इट मींस फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड आते हैं a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। तो देखते हैं क्या आएगा। तो a माइनस बी तो यही होगा, और अगर हम a इंटरसेक्शन b c की बात करें तो a इंटरसेक्शन c का मतलब है a में हो लेकिन c में ना हो, a में हो लेकिन c में ना हो, वो कौन सा रीजन है तो वो देख लेना, ये वाला a में हो लेकिन c में ना हो। तो तुम क्या देखे होगे कि इन दोनों में ऐसा कौन सा रीजन है जो दोनों में सेडेड किया गया। तो ये देखो, ये रीजन फर्स्ट में सेडेड था और ये वाला रीजन सेकंड में भी सेडेड है, ये दोनों में सेडेड नहीं है। इट मींस ये जो रीजन है वो कंप्लीटली हम जो x लिखे हैं इट मींस इक्विवेलेंट टू a माइनस बी यूनियन c के इक्वल है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहां पे क्या देखे होगे कि a माइनस बी यूनियन नहीं, ये इंटरसेक्शन में चेंज हो गया a माइनस सी, और ये जो रूल है इसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ की और हम प्रॉपर्टी कुछ देखे थे
लेकिन इसको भी हम डी मॉर्गन्स लॉ ही बोलते हैं। तो अगर नहीं पता हो कि ये डी मॉर्गन्स लॉ है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉपर्टीज हो जाते हैं तो नाम से एग्जैक्टली याद रखना मुश्किल है, तो तुम वेन डायग्राम के लॉजिक से क्रिएट कर सकते हो अगर भूल गए हो तो। देखते हैं कुछ और भी प्रॉब्लम्स। तो अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, एप्लीकेशन से रिलेटेड है, जो यूनियन इंटरसेक्शन में हम लोग डिस्कस किए थे। तो देखते हैं क्या है। इस सर्वे शोज दैट 63% ऑफ द पीपल वॉच न्यूज। मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो न्यूज वॉच करते हैं, वो 63% है। तो परसेंट हटा दे रहे, जस्ट 63 नंबर के टर्म में लिखना है। फिर ऐसे कितने हैं जो स्पोर्ट्स वॉच करते हैं टीवी पे, वो 76% है। तो कई लोगों को लगता होगा दोनों को ऐड करके 100% से अधिक कैसे हो सकता है। ये सिंपल समझ लो, ये दोनों को ऐड करके 100 से अधिक हो सकता है। कुछ ऐसा भी होंगे जो दोनों देखते होंगे। अब उनमें X% पीपल ऐसे हैं जो दोनों वॉच करते हैं। इट मींस न्यूज, इंटरसेक्शन एज वेल एज स्पोर्ट्स, X% है। तो अब ये बताना है कि X का वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो अब सोचो, ये बहुत ही लॉजिकली है। सपोज A एक सेट है और B एक सेट है। अगर हम तुमसे बोलें कि A इंटरसेक्शन B का मिनिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम, जिसमें अगर A में 63 एलिमेंट हैं और B में 76 एलिमेंट हैं, तो A इंटरसेक्शन B का मिनिमम नहीं मैक्सिमम, A इंटरसेक्शन B का मैक्सिमम वैल्यू बता। तो A इंटरसेक्शन B मैक्सिमम एग्जैक्टली उन दोनों में जो सबसे कम है उसके इक्वल हो सकता है। तुम बोलोगे क्यों? अगर इसमें 63 है, इसमें 76 है, तो दोनों में कॉमन मैक्सिमम 63 हो सकते हैं। ये नहीं बोल सकते कि 64 एलिमेंट कॉमन टू बोथ सेट, इसमें तो 64 है ही नहीं। इसका मतलब जब दो सेट्स गिवन है, उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट पता है, तो उन दोनों के इंटरसेक्शन में जो मैक्सिमम नंबर जो होगा वो होगा जो सबसे कम है। उन दोनों में जो कम है उसी के इक्वल, इट मींस 63। तो x का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 63 हो सकता है और 63 से कम भी हो सकता है। लेकिन कितना कम हो सकता है वो जानने के लिए हमको पता रखना होगा कि हम सर्वे जब करते हैं तो वो सर्वे कितने का करना है। तो डिफरेंट है, यहां पे हम जो सर्वे किए हैं वो परसेंटेज में, इट मींस मैक्सिमम 100% हो सकता है। तो मैक्सिमम 100% हो सकता है। अब यहां पे 63 है और ये 76 है, तो 63 और 76 कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 139। तो डेफिनेट है 39% ऐसे होंगे जो कम से कम दोनों देखते होंगे। 39% ऐसे होंगे जो कम से कम दोनों देखते होंगे। तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो ये समझ जाओगे दोनों लॉजिक कि A और B में पता हो, तो अगर A और B का एलिमेंट पता हो, A इंटरसेक्शन B का मैक्सिमम क्या होगा, उन दोनों का जो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट है वही A इंटरसेक्शन B का मैक्सिमम होगा। और फिर A इंटरसेक्शन B का मिनिमम क्या होगा, ये तो मैक्सिमम हो गया, मिनिमम क्या होगा, तो उसके लिए जो यूनिवर्सल, इट मींस उन दोनों का जो यूनियन है, A यूनियन B, इट मींस कभी भी 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इन दोनों को ऐड करके फिर उसमें 100 माइनस कर देंगे तो वो कम से कम मिनिमम कॉमन एलिमेंट आ जाएगा। तो ये है सिंपल लॉजिक, इट मींस x 39 और 63 के बीच में होगा। एक और वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पहले सब लोग खुद से ट्राई करोगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे। तो देखते हैं क्या है। इन ए टीम ऑफ 11, जस्ट क्रिकेट टीम समझ लो, इन ए टीम ऑफ 11 7 आर बैट्समैन, उसमें 7 बैट्समैन हैं, इट मींस 7 बैट्समैन, 6 आर बॉलर्स, इट मींस 6 आर बॉलर्स, वन ऑफ देम इज ए विकेट कीपर बैट्समैन, इट मींस वन जो है वो विकेट कीपर बैट्समैन है। हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑलराउंडर, इट मींस ऐसे कितने हैं जो ऑलराउंडर हैं, तो उसको हम एक्स नाम रख लेते हैं, एक्स आर ऑलराउंडर। ये पता करना है ये कितने हैं।
यही क्वेश्चन है। तो जस्ट हम वेन डायग्राम से समझते हैं, यूनिवर्सल ले लेते हैं पहले। अब एक हम बना लेते हैं सेट्स, बैट्समैन का और एक बॉलर का। जो बॉलर है वो 6 है, बॉलर 6 है, विकेट कीपर 1 है और वो विकेट कीपर बैटिंग भी करता है। तो हम यहां पे इसके अंदर एक 1 लिख ले रहे हैं और ये क्या है, तो ये विकेट कीपर है। विकेट कीपर, अब उसके बाद ये 1, इट मींस टोटल 7 थे बैट्समैन, तो ये 1 इट मींस ये कितना हो जाएगा, ये 6। तो अगर हम 11 इज इक्वल टू बात करें, आखिर ये कॉमन कितना है, तो ये x है, ये वेन डायग्राम से समझ सकते हो। तो 11 इज इक्वल टू जस्ट 1 प्लस 6 प्लस 6 माइनस x, क्योंकि कॉमन माइनस करेंगे, क्योंकि हम जो कॉमन है मतलब जो ऑलराउंडर है, बैट्समैन और बॉलर दोनों हैं, उसको तो एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो मेन फार्मूले का कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए 11 जस्ट यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट which is union of batsman and bowler. 11 is equal to just this is 13 minus x, it means x is equal to 2. It means ऐसे 2 प्लेयर हैं जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं। तो ये आसानी से समझ सकते हो। इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, कुछ कॉन्सेप्ट मिलेंगे। और मेरे तरफ से एक सजेशन है कि अच्छे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए, इट मीन्स इसी तरह के और क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए, थ्योरेटिकल स्टडी के लिए आर.डी. शर्मा का बुक प्रेफर करो कंप्लीट, क्योंकि उस बुक में थ्योरी बहुत ज़्यादा दिया गया है और मैथमेटिक्स की कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है थ्योरी के थ्रू। तो वो थ्योरी के लिए आर.डी. शर्मा तुम यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन बनाना हो तो क्वेश्चन बनाने के लिए शुरुआती लेवल में तुम एम.एल. खन्ना की बुक यूज़ करो, क्योंकि एम.एल. खन्ना की बुक में एक तो लेवल वाइज अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स नहीं बने, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आगे आने वाले चैप्टर से है, और उन लोगों के लिए तो और प्रॉब्लम होगा जो 11th अभी जस्ट पढ़ना ही स्टार्ट किए हो, फर्स्ट प्रॉब्लम्स मतलब फर्स्ट चैप्टर ही पढ़े हो। तो इसीलिए हो सकता है सारे प्रॉब्लम ना बने, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम खास करके बहुत अच्छे लेवल के, बहुत अच्छे डिफिकल्टी लेवल के तुमको एम.एल. खन्ना बुक में मिल जाएंगे। तो अगर जिसका भी टारगेट है कि उसको जेई का एग्जाम देना है, वो एम.एल. खन्ना बुक मस्ट अपने पास रखो, उससे तुमको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। और अगर प्रॉब्लम हुआ तो उसमें सॉल्यूशन भी दिया रहता है, तो सॉल्यूशन एक्सप्लेन्ड होता है, बहुत डिटेल में नहीं, कई बार छोटा भी होगा, लेकिन अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही है तुम उसको आसानी से समझ सकते हो। तो ये प्रैक्टिस के लिए सब लोग एम.एल. खन्ना की बुक प्रेफर करोगे, लेकिन जिसको जेई का एग्जाम नहीं देना है वो सिंपल आर.डी. शर्मा की बुक पढ़ करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो अब हम लोग अगेन कुछ और डाउट्स अगर किसी का हुआ, कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ किसी दूसरे चैप्टर में या फिर इसी चैप्टर में आगे मिलेंगे।